चलिए स्टार्ट करें। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन क्या है, प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है। चलिए बताइए, प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है, ये यहाँ पर आपको जवाब देना है। चलिए जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी सभी लोग जवाब दीजिए इस प्रश्न का। चलिए यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं और आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन पंत जी। चलिए बी नंबर आ रहा है सभी का, पंत जी आ रहा है। चलिए अच्छी बात है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर सभी का जवाब बी है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, है ना। सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है किस छायावादी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा है। चलिए किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है, तो बात तो वही हो गया, चाहे आप सुकुमार राजकुमार कहिए चाहे प्रकृति का सुकुमार कवि कहिए, बात तो वही हो गई ना। तो आपका जवाब क्या बनेगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तराखंड के किस कवि को छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है। चलिए बताइए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे उत्तराखंड के किस कवि को छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है। 54 नंबर आपको जवाब देना है, 54 नंबर में। और हमने कल आपको बताया था कि सुमित्रा नंदन पंत का जो आपका जन्म हुआ था वो कहाँ पर, उत्तराखंड के कहाँ पर, तो आपके अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था, जो कि कब हुआ था, सन 1900 ईस्वी में हुआ था, है ना। और मृत्यु हुई थी 1970 में, इलाहाबाद में हुई थी। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत आपका हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, जो कि कह रहा है आपसे निम्न में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है, यहाँ पर आप जवाब दीजिए। कह रहा है युगवाणी, सांध्य गीत, गुंजन और आपका पल्लव। चलिए यहाँ पर देना है और ऑप्शन आपके आ रहे हैं, मतलब आप लोगों की तैयारी काफी अच्छी है। यहाँ पर बी नंबर आप सभी लोग दे रहे हैं, कह रहे हैं ऑप्शन आपका बी बनेगा, तो बिल्कुल सही है, सांध्य गीत आपके सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाए कौन सा, यहाँ पर बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे पंत की रचनाओं का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम आपको बताना है। पंत की जो आपकी रचनाएं हैं उनका प्रकाशन आपसे पूछा गया है। ये प्रश्न आपको कठिन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर क्रम पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, सबसे पहले गुंजन, है ना, कौन आई थी, सबसे पहले गुंजन थी। गुंजन जो कि आपके कब, 1932 में। फिर इसके बाद युगांत, युगांत आपकी 1936 में। ग्राम्या 1940 में। लोकायतन 1964 में। ये क्रम इनका रहा है। तो आपका जवाब कौन सा बनेगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, 32, 36, 40, 64 ये क्रम इनका है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जो कि कह रहा है निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। चलिए यहाँ पर बताइए, निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, आपका जवाब क्या बनेगा, तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है अनामिका, पल्लव, परिमल और आपका कामायनी। सभी के जवाब अलग अलग हैं, लेकिन इसका राइट आंसर आपका बी बनेगा, पल्लव। याद रखिए कि छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है किसे, पल्लव को कहा जाता है। याद रखिए पल्लव को कहा जाता है। और ये भूमिका जो कहा है वो डॉक्टर नागेंद्र ने, किसने कहा है, तो डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है कि पल्लव की भूमिका हिंदी के छायावाद के आविर्भाव का ऐतिहासिक घोषणा पत्र है। साथ ही उन्होंने माना है कि पल्लव भूमिका में पंत में जो भाषा है, अलंकार, छंद आदि भावों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब कौन बनेगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे दिया गया कौन सा, बुरांश कविता के रचयिता बताइए। बुरांश कविता के रचयिता आपसे पूछा गया है, कौन से जवाब बन जाएगा। लाइक शेयर भी करिए भाई, जितने लोग जुड़े हैं उतने लोग कम से कम लाइक शेयर भी कर दिया करिए। चलिए बताइए, यहाँ पर बुरांश कविता के जो रचयिता हैं वो आपके कौन हैं, श्यामाचरण पंत हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, डॉक्टर लीलामणि उत्प्रेती हैं या शिरोमणि पाठक हैं। चलिए यहाँ पर जवाब देना है और जवाब भी यहाँ पर आ चुका है। कुछ लोग कह रहे हैं इस प्रश्न का जवाब हमें नहीं आता है, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर 59 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर बी सुमित्रा नंदन पंत। किसका है, सुमित्रा नंदन पंत ने केवल कह सकते हैं कि कुमायूनी में केवल एक कविता लिखी है, वो आपकी कौन सी है, तो आपकी कह सकते हैं बुरांश कविता है। ठीक है, ऑप्शन बने कौन सा, यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है। चलिए बताइए, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ पर जवाब देना है 60 नंबर में। चलिए 60 नंबर में जवाब देना है और जवाब यहाँ पर कुछ लोगों के आ रहे हैं।
कह रहे हैं ऑप्शन बी होगा निराला। चलिए अच्छी बात है कि कुछ लोगों ने जवाब सही दिया है और बिल्कुल सही जवाब है, 100% जवाब सही है। यहाँ पर निराला आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा कि हिंदी साहित्य में महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। और याद रखिए कि निराला जी ने स्वच्छंदवादी विचारधारा के साथ साथ बड़ी प्रसिद्धि भी आपकी कह सकते हैं रचनाएं किए हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा, यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कुकुरमुत्ता का नए पत्ते तथा तुलसीदास की इनकी कृतियां हैं। चलिए यहाँ पर बताइए कुकुरमुत्ता, इस पहचान से तो आप लोग समझ ही सकते हैं। चलिए यहाँ पर देना है, देखो यहाँ पर कह सकते हैं कि लॉकडाउन मतलब कह सकते हैं कि पेपर रद्द हो गए हैं, तो इससे असर पूरी तरह से दिख रहा है कि कुछ बच्चे एक्टिव रहेंगे और ऐसे ही बच्चे जो एक्टिव रहेंगे और ऐसे ही बच्चे यहाँ पर कुछ ना कुछ कर पाएंगे, है ना। क्योंकि कुछ लोग तो शांत हो गए हैं, वो लोग पेपर के डेट आने पर ही बिल्कुल एक्टिव होते हैं और बस 4-5 दिन में सोचते हैं घोर के पी लेंगे, पूरा अमृत समझ लेते हैं, है ना। और अमृत तो नहीं होगा। इस समय सरकार की भी स्थिति दिक्कतें हैं भाई, जब एक दिन में 2-2 लाख यहाँ पर जब मरी जाएंगे तो दिक्कत तो है ही। सरकार के पास भी जवाबदेही होना चाहिए ना, तो सरकार भी जवाब देगी कि नहीं देगी। नई विपक्ष की पार्टी भी कहेगी इतना कोरोना कैसे फैल गया, वैक्सीन भी चल रही है, तो उसको तो अपना ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। पेपर रद्द कराएगी, स्कूल के डेट बढ़ाएगी, सब कुछ करेगी भाई, उसकी सरकार वो तो करेगी ना, उसको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों के पास समय है तो भाई आप लोग मौका आप गंवा रहे हो। चलिए बताइए 61 नंबर में ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर, तो कुकुर मुत्ता जो आपको जवाब आ गया है यहाँ पर डी नंबर निराला, ठीक है। डी नंबर आपका हो जाएगा निराला, आपका जवाब बन जाएगा 61 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन से हैं। चलिए यहाँ पर देना है पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है और जवाब भी यहाँ पर आ रहे हैं 62 नंबर का ऑप्शन बी बनेगा। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता है आपकी निराला, कौन है, ऑप्शन बी हो जाएगा, निराला आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है परिमल किस कवि की रचना है। चलिए बताइए भाई परिमल किस कवि की रचना है। यहाँ पर जवाब देना है 64 का ऑप्शन राइट, आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। चलिए 64 का ऑप्शन आ रहा है निराला, आपको जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। परिमल किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, ऑप्शन राइट आपका बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गीतिका के रचनाकार का नाम आपसे पूछा गया है, गीतिका के रचनाकार का नाम सही क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपको देना है सही जवाब, इनमें से कौन सा हो जाएगा। जवाब यहाँ पर आ चुका है, ऑप्शन आ रहा है गीतिका के रचनाकार आपके निराला है, आपका जवाब बिल्कुल सही है, निराला हो जाएगा, निराला आपका जवाब बिल्कुल सही बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन सी रचना निराला की नहीं है, कौन सी रचना निराला की नहीं है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए लाइक शेयर भी करते रहिए भाई, लाइक शेयर करते रहिए। चलिए लाइक शेयर बढ़ाइए आप लोग भाई, इतने लोग जुड़े हैं, लाइक शेयर करिए। चलिए जवाब यहाँ पर भी आ चुका है, मतलब कौन सी रचना निराला की नहीं है, झरना, परिमल, गीतिका, नामिका। तो यहाँ पर आपका जवाब आ गया है ए नंबर। यहाँ पर देख सकते हैं झरना कह सकते हैं ये निराला की नहीं है। अच्छा है किसकी है, तो ये यहाँ पर पहले से जवाब आ चुके हैं, कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल सही है कि झरना जो आपकी है किसका है, जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से अगला है, निराला का जन्म कहाँ हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था। चलिए जवाब दीजिए, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, जवाब दीजिए। याद रखिए ये आपके हुआ था कहाँ पर, तो आपके ऑप्शन सी बनेगा, बंगाल में हुआ था। याद रखिए निराला का जन्म कहाँ हुआ था, बंगाल में। बंगाल में मेदिनीपुर पड़ता है, बंगाल में एक पड़ता है मेदिनीपुर नामक ग्राम में हुआ था, जो कि 1896 में, कब, 1896 ईस्वी में आपका हुआ था, ठीक है, याद रहेगा। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था और माता का नाम पत्नी का नाम क्या था, मनोहरा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है जो जरूरी है उसको पढ़ना है। कह रहा है साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था। साहित्यिक क्षेत्र में जो विरोध हुआ था वो किसका हुआ था, बताइए सर्वाधिक विरोध किसका हुआ 68 नंबर में। चलिए तो 68 का ऑप्शन आपका बी बनेगा, निराला का। याद रखिए कि निराला को केवल व्यक्ति के रूप में ही परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा, इन्हों कई रूपों में इनको सामना करना पड़ा था, ठीक है, इनका प्रबल विरोध आपका हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत हैं। यहाँ पर दिया गया है प्रतिपल परिवर्तित व्यूह कामा भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम। मतलब ये पंक्ति जो आपकी है, ये आपकी पंक्ति कहाँ पर है, ये पंक्ति आपको मिलेगी जब आप पढ़ेंगे राम की शक्ति पूजा। क्या पढ़ेंगे, राम की शक्ति पूजा, जो कि कह सकते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियों से उद्गत किया गया है, राम की शक्ति पूजा से अवतरित किया गया है, ठीक है। इसमें राम और रावण युद्ध का वर्णन किया गया है, याद रखिए राम रावण का
यहाँ पर कह सकते हैं वर्णन किया है, उनके युद्ध का वर्णन किया गया है, जो कि 1936 में कह सकते हैं ये रचना आपकी प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है। चलिए, निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है, यहाँ पर जवाब दीजिए। लंबी कविता आपकी नहीं है। चलिए, यहाँ पर जवाब देना है 70 नंबर में, और 70 का ऑप्शन कौन सा बनेगा। यहाँ पर आपका याद रखिए भिक्षुक। ठीक है, क्या है आपका भिक्षुक, यहाँ पर आपका जवाब बनेगा भिक्षुक। ये लंबी कविता आपकी नहीं है। वह पर कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, ये आपकी लंबी कविताएं आपकी हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे है। निराला की बादल राग कविता का जो संबंध है वो आपकी किससे है। चलिए, यहाँ पर देना है ऑप्शन सही क्या बनेगा। निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे है। चलिए, यहाँ पर प्रकृति के सौंदर्य से, याद रखिए बादल राग का जो संबंध है वो प्रकृति के सौंदर्य से है। ऑप्शन बनेगा कौन सा, डी, प्रकृति के सौंदर्य से है, याद रखिएगा। ठीक है ना, याद रखिए निराला की लंबी रचनाएं में आपकी राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बादल राग है ना, और आपकी तुलसी तथा कुकुरमुत्ता इसके अंतर्गत आपके आते हैं। ठीक है, मतलब जो बादल राग है ये भी लंबी कविता में ही आपकी आती है। ठीक है, चलिए, और अगर बात करें निराला के उपन्यास की, निराला के उपन्यास में कौन आता है, अप्सरा है ना। अप्सरा आपने सुना होगा, ये इन्हीं का है। ठीक है, काले कारनामे ये उपन्यास है निराला का ही है। महाभारत ये भी किसका है, उपन्यास है आपके निराला का ही आपका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, बादल राग के रचयिता कौन है। बादल राग के रचयिता कौन है, यहाँ पर जवाब दीजिए। सही जवाब कौन सा बनेगा, 72 नंबर में जवाब दीजिए। चलिए, बादल राग सभी का जवाब आना चाहिए, बिल्कुल इजी है, क्योंकि बार बार आप वही पढ़ रहे हैं कि आपकी कौन है, निराला है। ऑप्शन सी हो जाएगा। बादल राग के जो रचयिता हैं वो आपके कौन है, तो आपके निराला बन जाएंगे, निराला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि धिक जीवन जो पाता पाता ही आया है विरोध। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है। ये पॉइंट थोड़े कठिन हो सकता है क्योंकि ये पंक्तियां ली गई हैं। ये आप कह सकते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने हैं। ऑप्शन बनेगा कौन सा, ए नंबर आपका हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि इसमें राम की शक्ति पूजा से ली गई है। ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां कहां से हैं, राम की शक्ति पूजा से ली गई हैं। और इसमें से कह सकते हैं हताशा, पराजय, अकेलेपन की जो पीड़ा है, निराशा है, इसका बोध यहाँ पर किया गया है। ठीक है ना, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कौन सा, कि निराला की जूही की कली उदाहरण है। निराला की जूही की कली उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है। यहाँ पर 75 का जवाब सही कौन सा बन जाएगा। चलिए, 75 का जवाब दीजिए। निराला की जूही की कली का उदाहरण है, ये एक प्रकार का क्या है, मुक्तक छंद है। क्या है आपका, ये मुक्तक छंद है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी नंबर। ये निराला की जूही की कली उदाहरण किसका है, ये मुक्तक छंद का है। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर सी नंबर। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है। चलिए, यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया है, रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है। यहाँ पर 76 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो इसका भी ऑप्शन जवाब बनेगा यहाँ पर क्या, तो आपका निराला ही बनेगा। आज के सभी क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, लगभग आपकी किसका है, निराला ही आपका बन रहा है। अगर ना भी आता है जवाब तब भी निराला दे देंगे तो आज का काम चल जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस सेट में तब तो आपको पता करना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है निराला की अंतिम कविता कौन सी है। आज कॉपी पेस्ट का मौका है ना, कॉपी पेस्ट का मौका है। कॉपी पेस्ट करते रहो बार बार, निराला निराला निराला, है ना। चलिए बताइए भाई, निराला की अंतिम कविता पूछा गया है 77 में, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी, कि पत्रोत्कठित जीवन का विष बुझा हुआ है। निराला की अंतिम कविता का नाम क्या है, ऑप्शन आपका बनेगा डी, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। ये निराला की अंतिम कविता है। ठीक है, और इसमें से पूरा कविता देखा जाए तो पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, आशा का दीप जलता है, हृदय कुंज में अंधकार एपथ एक रात से बुझा हुआ है, दिन दर्द निर्दय जैसे नक्षत्र पुंज में। ये कविता है जो कि आपकी 1916 में, कब, तो आपके 1916 में लिखी गई थी ये कविता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध किससे है। ये पंक्ति है और इस पंक्ति का संबंध है किससे, तो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से है। मतलब कह सकते हैं कि प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव,
ये कविता जो आपकी है, ये पंक्ति है, ये कविता का संबंध है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से है और उनकी यह कविता मुक्तक छंद के अंतर्गत आपकी है, मुक्तक छंद से है। एक शीर्षक है, शीर्षक याद रखिए वरदे वीणा वादनी। आपके स्कूलों में एक कह सकते हैं प्रार्थना होती थी, कौन? वरदे वीणा वादनी, वरदे वरदे वीणा वीणा वादनी, है ना। ये कविता आपने शायद आपकी मतलब कह सकते हैं स्कूल में हुआ करती थी, हमारे यहाँ होती थी वरदे वीणा वादनी, ठीक है। इस शीर्षक से ये लिया गया है, ये आपका है ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है जो कि यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से निराला की व्यंग परक कविता कौन सी है? निम्नलिखित में से निराला की व्यंग परक कविता कौन सी है? व्यंग परक कविता जो है वो आपकी कौन सी है? तो आपका जवाब बनेगा बी कुकुरमुत्ता। कौन सी? ऑप्शन बी हो जाएगा कुकुरमुत्ता है, जो कि आपकी कह सकते हैं 1941 में, कब? 1941 में रचित की गई थी, जिसका मूल स्वर है प्रगतिवादी। क्या है? इसका मूल स्वर है प्रगतिवादी है, जो कि निराला के काव्य संकलन में नए पत्ते से, ठीक है, किससे? तो नए पत्ते से संकलित की गई है, नए पत्ते से संकलित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? इस प्रश्न को कल हमने आपको बताया भी था, कल हमने इस प्रश्न को बताया था कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है। यहाँ पर 80 का ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन राइट अप का बनेगा यहाँ पर जवाब, ऑप्शन बनेगा डी नंबर, डॉक्टर नगेंद्र ने। याद रखिए छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, ठीक है। ऑप्शन बनेगा कौन सा? यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट याद रखिए, महादेवी वर्मा के अनुसार छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, ये उन्होंने कहा है। राम कुमार वर्मा के अनुसार देखा जाए तो आत्मा और परमात्मा का गुप्त कह सकते हैं रहस्यवाद है, ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है। यह जो कथन है किसका है? ये कथन किसका है? तो इसका जवाब बनेगा डी, ये रामचंद्र शुक्ल का है। ये कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है, याद रखिएगा। यहां पर आपका डी नंबर आपका बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। देखो एक बार वीडियो को लाइव देख रहे हैं तो देखिए, लेकिन एक बार दोबारा से रिवीजन जरूर करिएगा। दोबारा से रिवीजन करोगे तभी आपको क्वेश्चन रट पाएंगे, याद रखिएगा, है ना। दोबारा से एक बार प्रयास किया करें कि जैसे क्लास खत्म होती है तो इसको फुल स्पीड में करके 90 की स्पीड में करके दोबारा से रिवीजन कर लिया करें, ठीक है। चलिए यहाँ पर बताइए, इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? यहाँ पर 85 का जवाब देना है। 85 का ऑप्शन सही कौन सा बन जाएगा? चलिए 85 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी, राम कुमार वर्मा। याद रखिए इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? तो आपका जवाब बनेगा बी, राम कुमार वर्मा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ये बुक आपकी है। अच्छा भैया, पढ़ाई पर फोकस तो हो नहीं रहा है, किताब पढ़ रहे हैं, मैं किताब कौन सी है? हम आपको क्लास के अंत में किताबें आपको गिनाएंगे, 20 किताबें कल लेके आना और टेलीग्राम पे पीडीएफ भेजना कि हम सर हम किताब लेके आए, ठीक है। अभी हम लास्ट में बता देंगे कौन कौन सी किताब से हम पढ़ाते हैं, कितनी क्लासें लेते हैं और कौन कौन सी किताबें करते हैं। फिर टेलीग्राम पे आप भेजना कौन कौन किताब लेके आए हैं, है ना, तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर मतलब क्या बनेगा। चलिए बताइए भाई, यहाँ पर आपका जवाब 85 नंबर में क्या बनेगा? बी हो जाएगा, राम कुमार वर्मा आपका जवाब बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि फैंट समाटा का संबंध हिंदी के किस काव्य आंदोलन से जोड़ा गया है? फैंट समाटा का संबंध हिंदी के किस काव्य आंदोलन से जोड़ा गया है? यहाँ पर 86 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, छायावाद से बन जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आपसे यहाँ पर प्रगतिवाद। अब आपके पास आ गया कौन सा? प्रगतिवाद आ गया है, और प्रगतिवाद में क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहा जाता है? यहाँ पर जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, सभी लोग कमेंट करेंगे इस प्रश्न को।